बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वीक नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक बाय जेफ मेडूरा। उससे हम चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर में हम इस वीक में और इस चैप्टर में हमारे पास जो स्टेप वाइज हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मनी मार्केट के बारे में, इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट, फिर उसके बाद इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट एंड देन स्टॉक मार्केट। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की तरफ। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या इवोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में अगर हम इंट्रोडक्शन बात करें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से कि ड्यू टू ग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस ओवर द लास्ट 30 years वेरियस इंटरनेशनल financial market has been developed. Financial managers of the MNCs multinational corporation must understand the various international financial market that are available so they can use those market to facilitate their international business ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, ये हमारे पास यानी कि वेरियस लास्ट 30 years या 3 decades की अगर हम बात करते हैं तो वो कई फाइनेंशियल मार्केट जो थे वो डेवलप हुए। और फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन चूँकि फाइनेंशियली एमएनसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो दे मस्ट अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, उसके बारे में उसे अंडरस्टैंड होना चाहिए। सो दे आर अवेलेबल दे कैन so they that are available so they can use those market to facilitate international, ताकि वो इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के ज़रिए अपनी इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट कर सकें। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों ने इसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ द वन करेंसी फॉर अनदर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी है, और मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब ये होता है कि आपके लिए एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करता है। लार्ज कमर्शियल बैंक्स सर्व दिस मार्केट, जो बड़े बड़े कमर्शियल बैंक होते हैं इस तरह की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को सर्व करते हैं बाय होल्डिंग इन्वेंट्री ऑफ ईच करेंसी, ऑफ द ईच करेंसी, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की जो करेंसी मार्केट में डिमांड होती है उसको उसकी इन्वेंट्री अपने साथ होल्ड करते हैं, सो दे कैन एकोमोडेट रिक्वेस्ट बाय द इंडिविजुअल और एमएनसीज। जो भी इंडिविजुअल और एमएनसीज की डिमांड्स होती हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, उनको एकोमोडेट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कंसेप्ट में अगर इंडिविजुअल रिलाई ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंडिविजुअल को जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की तब ज़रूरत पड़ती है व्हेन दे ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि जब वो फॉरेन कंट्रीज़ ट्रैवल करते हैं तो उन्हें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल पीपल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट एक्सचेंज डॉलर फॉर मैक्सिकन पीसोस व्हेन दे विजिट टू मेक्सिको, क्योंकि मेक्सिको में फिर मैक्सिकन पीसोस की ज़रूरत पड़ती है। और यूरो व्हेन दे विजिट इटली, इसी तरह इटली में जाने के लिए यूरो की ज़रूरत पड़ेगी। और जापानीज येन व्हेन दे विजिट जापान। सम एमएनसीज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड स्टेट, बेस इन द यूनाइटेड स्टेट डॉलर फॉर मैक्सिकन पीसेस, यानी कि कुछ एमएनसीज जो होती हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट में बेस करती हैं एक्सचेंज डॉलर फॉर मैक्सिकन पीसेस। एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि मोर देन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन हम उसे कहते हैं जो कि इनका बिजनेस मोर देन वन कंट्रीज होती है, वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट में जो एमएनसीज होती हैं वो अपने डॉलर को मैक्सिकन पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? व्हेन दे परचेज सप्लाईज इन मेक्सिको, फॉर एग्जांपल मेक्सिको में सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, परचेज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैक्सिकन पीसेस की ज़रूरत पड़ती है, करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से वो डॉलर को कन्वर्ट करते हैं, डेट आर डिनोमिनेटेड इन पीसो। और यूरो व्हेन दे परचेज सप्लाई फ्रॉम द इटली, तो इसी तरह यूरो की ज़रूरत पड़ेगी जब वो क्या करेंगे, इटली से सप्लाईज को परचेज करते हैं। ठीक है ना, डेट आर डिनोमिनेटेड इन द यूरो। अदर एमएनसीज बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट रिसीव जापानीज येन व्हेन सेलिंग प्रोडक्ट टू जापान एंड मे विश टू कन्वर्ट द येन टू डॉलर। तो इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है तमाम इंडिविजुअल हो या एमएनसीज हो उनको एकोमोडेट भी करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं।
इसी तरह फॉर वन करेंसी टू बी एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी, जब एक करेंसी को हम एक्सचेंज करते हैं दूसरे करेंसी में, देयर नीड टू बी व्हाट, देयर नीड टू बी एक्सचेंज रेट, तो उसके लिए एक्सचेंज रेट की ज़रूरत पड़ती है, डेट स्पेसिफाई द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर। उससे हमें क्या होता है, हमें एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले में मालूम हो जाती है कि एक करेंसी की वैल्यू क्या है दूसरी करेंसी के मुकाबले में। For example, the exchange rate of the Mexican peso will determine how many dollars you need to stay in the hotel in Mexico City. They charge 500 Mexican pesos per night. यानी कि अगर आपको एक नाइट के लिए 500 मैक्सिकन पेसो की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आपको कितने डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। द एक्सचेंज रेट ऑफ द मैक्सिकन पेसो विल also determine how many dollar an MNC will need to purchase supplies that are invoiced at 1 million peso। ठीक है ना, समझ आ रही है। तो इस सिस्टम के the system for establishing exchange rate can change over time। जो एक्सचेंज रेट का सिस्टम होता है ये फिक्स नहीं रहता, ये चेंज होता है। इसके लिए हमारे पास हिस्ट्री है। आज हम जो कि टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज का, तो उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि द सिस्टम यूज फॉर द एक्सचेंज फॉरेन करेंसी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम गोल्ड स्टैंडर्ड। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, फिर उसके बाद एग्रीमेंट ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट, फिर उसके बाद फिक्स एक्सचेंज रेट्स में कन्वर्ट हो गया, देन उसके बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा पीरियड था? गोल्ड स्टैंडर्ड पीरियड हमारे पास जो था फ्रॉम 1876 टू 1913। द एक्सचेंज रेट वॉज डेडिकेटेड बाय द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये दौर जो था, ये टेन्योर जो था, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड दौर कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ये इसमें ईच करेंसी वॉज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। हर करेंसी जो थी वो गोल्ड में कन्वर्टेबल थी एट ए स्पेसिफाइड रेट। एक स्पेसिफिक रेट होता था। रेट क्या था? एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी। दो करेंसी के दरमियान जो एक्सचेंज रेट था वाज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव कन्वर्टेबल रेट पर ऑन्स ऑफ द गोल्ड। यानी कि जो गोल्ड की पर ऑन्स गोल्ड का जो रेट था उसमें ये क्या था? कन्वर्टेबल था। यानी कि टू करेंसीज के दरमियान आर डिटरमाइंड बाय देयर रिलेटिव कन्वर्टेबिलिटी रेट पर ऑन्स ऑफ द गोल्ड। यानी कि पर ऑन्स का गोल्ड का जो रेट था उसके मुकाबले हम उसकी बेस पे जो था दो करेंसीज की कन्वर्टेबल रेट जो था, एक्सचेंज रेट जो था वो डिफाइन किया जाता है। ईच कंट्री यूज गोल्ड टू बैक इट्स करेंसी। हर कंट्री जो थी अपनी करेंसी बैक पे गोल्ड यूज करती थी। फिर उसके बाद व्हेन वर्ल्ड वॉर बिगन इन 1914 द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज सस्पेंडेड। गोल्ड स्टैंडर्ड को सस्पेंड कर दिया गया। सम कंट्रीज रिवर्टेड टू गोल्ड स्टैंडर्ड 1920। फिर कुछ कंट्रीज 1920 में वापस गोल्ड स्टैंडर्ड में रिवर्ट हुई थी, बट ए बर्डन एट इट रिजल्ट इज द बैंकिंग पैनिक। यानी कि बैंकिंग पैनिक ज़्यादा होने की वजह से इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोप ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन जो था ये ज़्यादा कंटिन्यू ना रख सके। इन 1930 सम कंट्रीज अटेम्प्ट टू पिक देयर करेंसी टू डॉलर और ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ने अपनी करेंसी जो थी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड के साथ क्या करने लगे, उसके साथ मैच करने लगे, बट देयर फ्रीक्वेंट रिवीजन, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंट रिवीजन की ज़रूरत पड़ी थी। एज ए रिजल्ट ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंस्टेबिलिटी की वजह से एंड सिवियर रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिक्लाइन। ठीक है, चूँकि वर्ल्ड वॉर था और वर्ल्ड वॉर की वजह से मार्केट डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया था, तो उस सूरत में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और इसके अलावा बहुत से कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस सूरत में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड जो था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन था, हो गया। फिर उसके बाद 19 इवोल्यूशन में कहते हैं कि एग्रीमेंट ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट। In 1944 the इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसको ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, और इसको कॉल फॉर फिक्स एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज, उसको फिक्स एक्सचेंज रेट के नाम भी कहा जाता है। इस दौर में 1944 के बाद कहते हैं एक्सचेंज रेट वाज एस्टेब्लिश बिटवीन करेंसीज। जितने भी करेंसी सर्कुलेट होती थी उसके दरमियान एक्सचेंज रेट जो था वो इस्टेब्लिश किया गया। एंड गवर्नमेंट इंटरवीन टू प्रिवेंट एक्सचेंज रेट फ्रॉम मूविंग मोर देन 1%। और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से एक्सचेंज रेट जो था वो 1% से ना अबव होता था और ना बिलो होता था, और बिलो देयर इनिशियल इस्टेब्लिश लेवल, जो भी इस्टेब्लिश लेवल किया गया था उससे ना बिलो होता था ना अबव जाता था। ठीक है,
द एग्रीमेंट अमोंग कंट्रीज लास्ट टिल 1971, ये एग्रीमेंट जो था 1971 तक सक्सेस रहा। बाय 1971 फिर उसके बाद 1971 के बाद यूएस डॉलर अपीयर टू बी ओवर वैल्यू। यूएस डॉलर की जो वैल्यू थी, जो एस्टेब्लिश रेट था, उससे ओवर वैल्यूड होने यानी कि तजावज़ करने लगा। द फॉरेन डिमांड फॉर द यूएस डॉलर वाज सब्सटेंशियली लेस देन द सप्लाई ऑफ द डॉलर फॉर द सेल। मतलब ये है कि डिमांड ज़्यादा हो जाना और सप्लाई कम होना यूएस डॉलर की। तो उसके बाद क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स कंट्रीज थी फ्रॉम द मेजर नेशंस मेट टू डिस्कस दिस डायलेमा, वो उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ द दिस कॉन्फ्रेंस विच लेड टू बी स्मिथसोनियन एग्रीमेंट। फिर उसके बाद इसकी वजह से डॉलर की ओवर वैल्यू होने की वजह से कॉन्फ्रेंस मुनक़द किया गया जिसको स्मिथसोनियन एग्रीमेंट कहा गया। एक एग्रीमेंट हुआ स्मिथसोनियन एग्रीमेंट के, जिसमें यूएस डॉलर वाज डिवैल्यूड रिलेटिव टू द अदर मेजर करेंसी। जितनी भी मेजर करेंसीज थी उसके मुकाबले में डॉलर की वैल्यू चूँकि ओवर वैल्यू हो गया तो उसको डिवैल्यू कर दिया गया। द डिग्री टू विच द डॉलर वाज डिवैल्यूड वेरिड विद फॉरेन करेंसी, विद ईच फॉरेन करेंसी के मुकाबले में उसको डिवैल्यू किया। Not only was the dollar value reset, but exchange rate were allowed to fluctuate by 2.25% in either direction from the newly set rate. सिर्फ ना कि डॉलर वैल्यू को डिवैल्यू किया, लेकिन साथ साथ में अकॉर्डिंग टू द स्मिथसोनियन एग्रीमेंट जो रेट था 1% से इंक्रीज करके 2.25% तक इसको रीसेट कर दिया गया। ठीक है ना। बट एक्सचेंज रेट वर अलाउड टू फ्लक्चुएट 2 पॉइंट, अच्छा इसी तरह इंक्रीज कर दिया गया इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम द दीज बाउंड्रीज ऑफ द, अब अच्छा द बाउंड्रीज ऑफ द 2.25% रिफ्लेक्टेड अ वाइडनिंग ऑफ द प्रीवियस बाउंड्रीज ऑफ द 1% विच अलाउड एक्सचेंज रेट टू मूव फॉर मोर फ्रीली। मतलब ये कि फिक्स पहले 1% फिक्स था, जब 2.25% एग्रीमेंट कहते हैं जिसको इंक्रीज कर दिया गया तो उसमें एक वाइडनिंग एक स्प्रेड आया, एक फ्लक्चुएशन पैदा हो गई, आगे मज़ीद फ्लक्चुएशन के लिए मज़ीद चांसेस पैदा हो गए, जिसकी बेस पे फिक्स एक्सचेंज रेट जो था फिर कन्वर्ट हो गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। ठीक है। इवन कहते हैं कि इवन विद द वाइडर बैंड ड्यू टू द स्मिथसोनियन एग्रीमेंट, यानी कि उनका स्मिथसोनियन एग्रीमेंट का वाइडर बैंड था, बट गवर्नमेंट स्टिल हैड डिफिकल्टी मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट विद द स्टैंडर्ड बाउंड्रीज। लेकिन गवर्नमेंट को फिर भी डिफिकल्टीज थी, वो 2.25% जो रेट इस्टेब्लिश किया गया था उसको मेंटेन करना मुश्किल था, जिसकी बेस पे बाय मार्च 1973 द ऑफिशियल बाउंड्रीज इम्पोज बाय द स्मिथसोनियन एग्रीमेंट वर एलिमिनेटेड। उसको एलिमिनेट कर दिया गया 1973 मार्च 1973 में। ठीक है। एंड द वाइडली ट्रेडिंग करेंसी वर अलाउड टू फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्स, यानी कि जितने भी जो करेंसी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही थी, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, मैक्सिकन पीसोस हो गया, ठीक है ना, तो उसको अलाउ कर दिया गया और वो फ्लक्चुएट होना शुरू हुआ अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्स। तो ये शॉर्ट हिस्ट्री थी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इंशाल्लाह इसके बाद हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।